तो लास्ट वाली क्लास में हम लोगों ने अगर एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक वीक एसिड अगर इन दोनों को मिक्स करोगे तो क्या होगा, वो वाली चीज़ हमने पढ़ी थी, राइट। अभी हम लोगों को ये वाला टॉपिक पढ़ना है कि अगर आप लोगों ने स्ट्रॉन्ग एसिड का मिक्सचर ना लेते हुए, अगर आपने वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड का मिक्सचर ना लेते हुए अगर दो वीक एसिड्स को ही आपस में मिक्स कर दिया तो, या फिर अगर आपने आपस में वीक बेसिस को मिक्स कर दिया तो क्या होगा। तो देखो, होता ये है कि जब भी हम लोग मोर देन वन एसिड्स मिक्स करते हैं तो एक्चुअल में कई बार ऐसा होता है कि एसिड नंबर 1 अपनी तरफ से अपने खुद के H पॉजिटिव आयंस कंट्रीब्यूट कर रहा है, एसिड नंबर 2 अपनी तरफ से अपने H पॉजिटिव आयंस कंट्रीब्यूट कर रहा है। लेकिन कई बार सिचुएशन ऐसी भी हो जाती है कि एक एसिड अपने जितने H पॉजिटिव आयंस कंट्रीब्यूट कर रहा है उसके कंपेयर में जो दूसरा एसिड होता है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दे देता है। सो इन दैट केस वी इग्नोर द कंट्रीब्यूशन ऑफ द H पॉजिटिव आयंस फ्रॉम द फर्स्ट एसिड। तो ऐसी बहुत सारी देखो सिचुएशन अराइज हो सकती हैं। अलग अलग हम एसिड्स को मिक्स कर सकते हैं, अलग अलग कंसंट्रेशंस के लिए हम लोग बहुत सारे अप्रॉक्सीमेशंस करते हैं कि अच्छा इसको ऐसे कैलकुलेट करें, इसको वैसे कैलकुलेट करें, बट ठीक है, ये एक नियम है दुनिया का कि जो स्ट्रॉन्गर एसिड होता है वो आपके वीकर एसिड्स की जो आयनाइजेशन होती है उस आयनाइजेशन को सप्रेस कर देता है, जिसे हम लोग कॉमन आयन इफेक्ट कहते हैं, बराबर। और फिर दोनों के दोनों मिलकर, तुम्हें याद होगा जब हमने ऑटो आयनाइजेशन पढ़ा था वाटर का, तब वहाँ पे तुमको मैंने बताया था कि जो पानी होता है वो जितना टूटना चाहिए उतना नहीं टूटता। हम पानी से क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि पानी अगर टूटेगा तो उसके से जो H पॉजिटिव आयंस बनेंगे या उससे जो OH नेगेटिव आयंस बनेंगे उनकी कंसंट्रेशन क्या होगी, उनकी कंसंट्रेशन कुछ इस प्रकार से होगी 10⁻⁻14 एट 25 डिग्री सेल्सियस। बट व्हेन वी डू कैलकुलेशंस तो हमने देखा कि उनकी जो वैल्यू है वो छोटी आ रही थी, मतलब वो अच्छे से टूट नहीं रहे थे। तो एसिड के साथ अगर आप पानी को मिक्स कर रहे हो तो ऐसे केस में पानी का जो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन होता है उस पर कुछ इफेक्ट पड़ जाता है, बेचारा ना सप्रेस हो जाता है। तो सोचो एक एसिड था, उस एक एसिड की वजह से डिग्री ऑफ आयनाइजेशन पानी की चेंज हुई। तो अब अगर मान लेते हैं आपके पास दो एसिड्स हैं, ठीक है, मानो दोनों वीक है, मानो दोनों स्ट्रॉन्ग है, मान लो कि एक स्ट्रॉन्ग है एक वीक है, तो दोनों के दोनों मिलके उस पानी के तरफ से जो H पॉजिटिव आयंस आ रहे होंगे उनको वो कितना ज़्यादा सप्रेस कर रहे होंगे। तो बेसिकली जब भी हम मिक्सचर ऑफ एसिड या मिक्सचर ऑफ बेसिस की बात करते हैं, हमारे दिमाग में 3 चीज़ें आनी चाहिए। पहला, हो सकता है दोनों एसिड या दोनों बेसिस का कंट्रीब्यूशन हमें कंसिडर करना पड़ जाए, हो सकता है एक का इग्नोर करना पड़ जाए। पॉइंट नंबर 2, हमें ये याद रखना चाहिए कि जो भी हम इग्नोर करेंगे या कंसिडर करेंगे उसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास नेट वैल्यू आएगी H पॉजिटिव या OH नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन की, उस वैल्यू को आप लोगों को क्या करना है, पानी के कैलकुलेशंस के साथ कंपेयर करना है। क्या पानी की कैलकुलेशंस इग्नोरेबल है कि पानी की कैलकुलेशंस इग्नोरेबल नहीं है। अगर पानी की कैलकुलेशंस इग्नोरेबल नहीं है तो फिर आपको क्या करना पड़ सकता है, पूरा का पूरा कैलकुलेशन फिर पानी को कंसीडर करके भी करना पड़ता है। हमेशा एकदम खुले सांड के जैसे भागने मत लग जाना, ठीक है, उसमें अपना दिमाग का खुला रखना कि अच्छा क्या पानी इग्नोरेबल है यहाँ पे कि पानी इग्नोरेबल नहीं है, ठीक है। तो कंटिन्यू करते हैं हम लोग आज का अपना काम। तो देखो, हमको आज की सीरीज में 2 वीक एसिड्स के मिक्सचर को पढ़ना है। ये 3 वीक एसिड्स भी हो सकते थे, ये 4 भी हो सकते थे, ये n नंबर ऑफ वीक एसिड्स आप ले सकते हो। तो मान लेते हैं मेरे पास एक जो पहला है वीक एसिड, उसको हम लोगों ने कंसिडर कर लिया कि लेट अस इमेजिन वो HA है, और उसके बाद जो मेरे पास दूसरा वीक एसिड है वो मान लेते हैं आप कौन है, HB है, ठीक है। अब तुम तो जानते हो कि अगर मैं HA को डिसोशिएट करूंगी तो मेरा HA आगे जाके डिसोशिएट होगा H पॉजिटिव और A नेगेटिव बनाएगा इक्विलिब्रियम में, और अगर मैं HB को डिसोशिएट करूंगी तो HB हमारा डिसोशिएट होगा और वो क्रिएट करेगा H पॉजिटिव और साथ में ही क्या आपका B नेगेटिव, बराबर। अच्छा, अब ये सारी जानकारी, बेसिक जानकारी तो सबको होती है
कि जब हम लोग t इक्वल टू 0 पे होंगे तो इसकी कंसंट्रेशन C1 इन दोनों की 0, उसी t इक्वल टू 0 पर इसकी कंसंट्रेशन C2 इन दोनों की 0। फिर जैसे ही हमारी रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे पहुंचेगी, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, C1 माइनस C1 अल्फा। अब इतना आपने काम कर लिया है। अब अगर ये चीज़ मेरे बिना समझाए अगर तुम्हें डायरेक्ट समझ में नहीं आ रही है तो फिर वो बहुत ही गड़बड़ी वाला साइन है। ये भी हो जाएगा C2 माइनस C2 अल्फा, यहाँ पे हो जाएगा ये C2 अल्फा और यहाँ पे हो जाएगा ये C2 अल्फा। क्या ये बात जारी है बीजे में? ओके, डन हो गया। ओके, अब इसके आगे क्या, अब इसके आगे की बातचीत हम करते हैं कंटिन्यू। बट अब कई लोगों को ये भी आता है अच्छे से कि इक्विलिब्रियम पे अगर आप रिएक्शन को अल्फा के टर्म्स में नहीं लिखना चाहते हो तो आप बिना अल्फा के टर्म्स में आप उसको ऐसे लिख सकते हो, C1 माइनस एक्स, यहाँ पे x, यहाँ पे x, इसको C2 माइनस वाई, यहाँ पे y, यहाँ पे y। तो अगर मैं कहूँगी कि पहले एसिड की तरफ से आपको कितने H पॉजिटिव आयंस मिले, तो आप कहोगे पहले वाले ने मुझे x दिए। और अगर मैं ये कहूँगी कि जो दूसरा एसिड है उसकी तरफ से आपको कितने H पॉजिटिव आयंस मिले, तो आप कहोगे कि y मिले। तो देयरफॉर अगर कोई तुमसे ये पूछेगा कि आपके पास सोल्यूशन के अंदर में या फिर आपके पास जो मिक्सचर है उसके पास टोटल कितने H पॉजिटिव आयंस है, तो तुम कहोगे कि इट इज़ x प्लस वाई। ठीक है, इट इज़ नथिंग बट x प्लस वाई। अच्छा ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे कि वो क्या है आप लोगों का, और कुछ नहीं बल्कि क्या है, वो आपकी x प्लस वाई की वैल्यू के बारे में बात कर रहा है। अब जब तुमने साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम पढ़ा था तो तुम्हें पता है कि जब दो चीज़ें या कोई स्पीशीज जो कॉमन होती हैं उन कॉमन स्पीशीज को हम कैसे लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पे H पॉजिटिव के आगे x है तो यहाँ x नहीं लिखेंगे कायदे से, यहाँ लिखेंगे x प्लस वाई। याद आ रहा है? और यहाँ पे C1 अल्फा नहीं, यहाँ पे साथ में C2 अल्फा भी आएगा। तो ये जिन्होंने साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम पढ़ा है, जिनको साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम याद है, उनको ये चीज़ें बराबर याद आ रही होंगी कि किस तरीके से मैं लिख रही हूँ। ठीक है, ये याद आ रहा होगा एकदम किस तरीके से लिखा जा रहा है। हाँ, तो अब आगे क्या करते हैं, एक काम करो, जो ये पहली वाली रिएक्शन है इसका Ka1 लिखो। तो इसका Ka1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे H पॉजिटिव, यहाँ पे A नेगेटिव और यहाँ पे HA। वैसे ही बाजू वाले का तुम्हें Ka2 लिखना है तो कितना हो जाएगा, H पॉजिटिव और यहाँ पे B नेगेटिव और यहाँ पे अपॉन में कितना आ जाएगा आप लोगों का HB। बराबर है? अच्छा चलो ठीक है। तो अभी ऊपर वाली इक्वेशन से देखकर साथ साथ समझ में आता है कि H पॉजिटिव कितने हैं हमारे पास, x प्लस वाई, A नेगेटिव कितने हैं x, और HA कितना है, तो HA तो है तुम्हारा C1 माइनस एक्स। तो यहाँ से तुम्हारे पास किसकी वैल्यू आ गई, Ka1 की। जस्ट गिव इट इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे बात करूँ Ka2 की, तो Ka2 भी मेरे पास कितना हो जाएगा, x प्लस वाई, यहाँ मल्टीप्लीकेशन में y अपॉन में यहाँ पे कितना आ जाएगा, C2 माइनस वाई। गिव इट इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पर हम लोगों की गाड़ी थोड़ी सी अटक जाती है। रीज़न, आपके पास जो पहली इक्वेशन है ना तो उसमें आपको x पता है ना तो आपको y पता है, और आपको उसने दे दिया है गिवन में लेट से कंसंट्रेशन और K1। एक इक्वेशन और दो वेरिएबल, थोड़ा सा अजीबोगरीब वाला सीन लगता है। तो अब इसको आगे सॉल्व कैसे करते हैं, इन इक्वेशन से पहुंचने के बाद इसको सॉल्व करने की हमारी अप्रोच कैसी रहेगी। तो देखो बहुत ही सिंपल सी अप्रोच है, आपको कुछ नहीं करना है। आपको सबसे पहले तो इन कैलकुलेशंस को, ताकि आप सिंप्लीफाई कर सको, उन सिंप्लीफाई करने के लिए आप यहाँ पे क्या करते हो, अप्रॉक्सीमेशन यूज़ करते हो। अब अप्रॉक्सीमेशन क्या होती है, अभी इतनी क्लासेस पढ़े हो तो अप्रॉक्सीमेशन के बारे में तुम्हें कुछ तो आइडिया होगा ही होगा। अप्रॉक्सीमेशन ये होती है कि अगर मान लेते हैं आप लोगों ने अल्फा कैलकुलेट किया। अब अल्फा कैसे कैलकुलेट करते हैं, अंडर रूट ऑफ K/C वाले फॉर्मूले से, है ना। अगर आपने अल्फा कैलकुलेट किया, अगर आपकी अल्फा की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0.1 के बराबर आती है, देन इन दैट केस देन आप x को क्या कर सकते हो, इग्नोर कर सकते हो। याद आ रहा है, x को इग्नोर कर सकते हो। कहाँ से इग्नोर कर सकते हो, फ्रॉम डिनोमिनेटर। ठीक है, आप या तो इस भाषा में बात करो या फिर जैसे हम लोग प्रीवियस वीडियोस में हमेशा अल्फा के टर्म्स में काम करते आते थे, तो आप 1 माइनस अल्फा को अप्रॉक्सीमेटली कितना कंसिडर कर सकते हो, आप वहाँ पे से कंसिडर कर सकते हो 1। ये दोनों ही हमारी अप्रॉक्सीमेशंस हैं। आप इन अप्रॉक्सीमेशंस को यूज़ करो। तो यही सेम अप्रॉक्सीमेशन मैं इक्वेशन नंबर 1 में भी यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, और यही सेम अप्रॉक्सीमेशन मैं इक्वेशन नंबर 2 में भी यूज़ कर रही हूँ। तो ये मैंने लिख दिया यूजिंग अप्रॉक्सीमेशन इन इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। अगर मैंने इन अप्रॉक्सीमेशंस का प्रयोग किया तो मेरे पास Ka1 की क्या वैल्यू मिलेगी, Ka1 इक्वल टू एक्स, यहाँ पे x प्लस वाई अपॉन में कंसंट्रेशन कितनी, C1,
और वैसे ही यहाँ से मेरे पास Ka2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y x प्लस वाई अपॉन में C2 बराबर। अच्छा, अब क्या करना है और क्या काम, अब यहाँ से हम लोग इस पूरी कैलकुलेशंस को दो तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और दो तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद हमारे पास दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आएंगे जिससे दो टाइप के न्यूमेरिकल्स आप बना सकते हो। पहला तो आप ये करो कि आपके पास लेट्स इमेजिन इक्वेशन नंबर 3 है, इक्वेशन नंबर 4 है। आप 3 और 4 को ना आपस में डिवाइड कर लो, सादी सिंपल सी मैथमेटिक्स कर रहे हो, कुछ नहीं। तो क्या आ जाएगा, Ka1 अपॉन में Ka2 इक्वल टू x बाय वाई। इससे क्या शिक्षा मिलती है कि मान लेते हैं कल को आपको कोई दो रिएक्शंस दी हुई हो और उन दो रिएक्शंस में आपको बोला जाए कि पहले वाले एसिड का Ka इतना है, दूसरे वाले एसिड का Ka इतना है। पहली वाली जो एसिड है उसके पास H पॉजिटिव आयंस इतने प्रोड्यूस हुए, तो बताओ जो दूसरी वाली रिएक्शन है उसके अंदर H पॉजिटिव आयंस कितने प्रोड्यूस हुए होंगे। या फिर कल को ये पूछ लिया जाए कि पूरी रिएक्शन में टोटल H पॉजिटिव आयंस कितने प्रोड्यूस हुए एक का देकर, तो उसमें हम लोग कैसे करेंगे उसको, ये वाला रिलेशनशिप यूज करेंगे। जब न्यूमेरिकल्स आएंगे तो फीलिंग अपने आप अंदर से आ जाती है कि क्या रिलेशनशिप यूज करना है, कैसे करना है, ठीक है। अच्छा, तो अभी आगे और सेकंड थिंग क्या है, सेकंड थिंग आपके पास इस प्रकार से है कि आपके पास ये जो तो इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन को आप ऐड कर दो। एक बार डिवाइड किए हैं, अब एक बार इन इक्वेशन को ऐड कर दो। तो अगर ऐड करोगे तो हो जाएगा Ka1, ठीक है, C1 प्लस Ka2 C2 और इक्वल टू x कॉमन x प्लस वाई कॉमन निकाल लिया तो ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस वाई इस तरीके से, जिससे मैं लिख सकती हूँ x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर। अच्छा, अब तुम्हें याद होगा इसी x प्लस वाई को यहाँ पे हम लोगों ने क्या कहा था कि आपके पास टोटल H पॉजिटिव रिएक्शन में कितने, लेट अस गिव इट इक्वेशन नंबर कैपिटल A। तो यहाँ पे क्या मैं ये लिख सकती हूँ कि H पॉजिटिव मेरे पास टोटल कितने हैं, तो मेरे पास सबको पता है कि x प्लस वाई है, बट क्वेश्चन में x और y तो दिया नहीं रहेगा, क्वेश्चन में तो कंसंट्रेशन दी होती है और K1 और K2 की वैल्यू दी होगी K की। तो उसके टर्म्स में अगर आपसे कोई पूछे कि आप लोगों के पास H पॉजिटिव टोटल कितने हैं, तो ये आपके पास H पॉजिटिव टोटल है। अब लेकिन यहाँ तो स्क्वायर आएगा क्योंकि x प्लस वाई का होल स्क्वायर है। तो अगर तुम लोगों ने यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लिया, ठीक है, तो यहाँ से मुझे बताओ जरा, यहाँ से मुझे बताओ कि आपके पास कितनी वैल्यू निकल कर आएगी। यहाँ से आपके पास वैल्यू तुरंत निकल कर आएगी कि H पॉजिटिव आपके पास टोटल है कितने, अंडर रूट ऑफ K1 Ka1 C1 और प्लस Ka2 C2। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको हम लोग अभी यूज करेंगे, ठीक है। और आगे मैं कुछ नोट्स भी लिखवा के दूंगी, ठीक है, उस पर आपको कई बार काम करना पड़ सकता है। अब अगर आपको H पॉजिटिव टोटल की वैल्यू पता चल गई तो अब तो बहुत ही आसान होता है क्या करना, कैलकुलेट pH, ठीक है, देन कैलकुलेट pH बराबर। आप फिर pH कैलकुलेट कर लो। लेकिन अब एक सबसे आवश्यक सूचना ये है कि पेपर में ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपको pH ही पूछी जाए। पेपर में कई बार आप लोगों को ये जो रिएक्शन है ना, इस रिएक्शन में A निगेटिव की कंसंट्रेशन कितनी है ये भी पूछी जाती है। A निगेटिव की कंसंट्रेशन कितनी है आपको ये भी पूछा जाता है, ठीक है। तो हमको तो दिख रहा है कि A निगेटिव की कंसंट्रेशन x है, राइट, मुझको तो दिख रहा है कि A निगेटिव की कंसंट्रेशन मेरे पास कितनी दी हुई है, x दी हुई है। अच्छा, अब x की वैल्यू कहाँ से लाएंगे, तो देखो ये यहाँ पे बाजू में कुछ रिलेशनशिप दिख रहे हैं, कुछ ये है। तो ऐसे केस में आपको थोड़ा सा वो ये पार्ट याद रखोगे कि कल को अगर किसी ने तुमसे उस पर्टिकुलर जगह पे A निगेटिव की कंसंट्रेशन पूछ ली, ठीक है, कि पहले वाले एसिड से जो निगेटिव स्पीशीज क्रिएट हुई है उसकी कंसंट्रेशन क्या है, तो रिएक्शन देख के तो पटाख से बोल दोगे कि वो की वैल्यू क्या है, वो x है, वो वैल्यू क्या है, x है। बट x कहाँ से लाएंगे, तो ये जो इक्वेशन है यहाँ से x वगैरह की जब पूरी कैलकुलेशन करोगे तो निकल के आएगा Ka1 C1 और अंडर रूट में आप लोगों का यही जो ऊपर हमने निकाला है H पॉजिटिव टोटल, ये H पॉजिटिव टोटल ये ऐसे, ठीक है। उसके कैलकुलेशन में मत घुसो कि वो कैसे आएगा क्या नहीं आएगा, तुम्हें याद रखना है। या फिर किसी ने अगर ये पूछ लिया कि कंसंट्रेशन ऑफ B नेगेटिव कितना है, तो तुम जानते हो वो y है और उसको तुम क्या लिख सकते हो Ka2 C2 और अपॉन में H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन टोटल, ठीक है। ये वाला एक पार्ट तुम लोगों को याद रखना है, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद ये हो गया पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 में आ जाते हैं। अब पॉइंट नंबर 3 देखो कुछ इस प्रकार से है।
अब हम लोग कभी कभी ना वीक एसिड्स को उपयोग करते हैं, हम लोग कभी कभी वीक एसिड्स को उपयोग करते हैं, लेकिन जब हमने वीक एसिड को उपयोग किया, होता ये है कि उन 2 वीक एसिड में से आपका एक वीक एसिड ना कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर होता है, कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर होता है, बराबर कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर होता है। मतलब अगर आप 2 वीक एसिड यूज़ कर रहे हो तो पूरी दुनिया को पता है, लेकिन जब आप उन 2 वीक एसिड्स को आप यूज़ कर रहे हो, उनमें से कोई एक वीक एसिड कोई ज़्यादा ही कमज़ोर होता है, तो ऐसे केस में अगर कोई ज़्यादा ही कमज़ोर वीक एसिड निकला, अगर कुछ ज़्यादा ही वीक एसिड कमज़ोर निकला, उसका अल्फा और बहुत ही ज़्यादा छोटा आया, तो ऐसे में बोलो क्या होगा, हम उसको भी इग्नोर कर देंगे। ऐसे में क्या होगा, हम उसको भी इग्नोर कर देंगे। लेकिन ये बात याद रखिए। अच्छा, अब अगर मान लेते हैं आपने H पॉजिटिव टोटल कैलकुलेट किया और आपके इफ H पॉजिटिव टोटल की वैल्यू लेस देन 10 की पावर -6 आ रही है, तो जो H पॉजिटिव हम लोगों को वाटर की तरफ से मिलने वाले हैं उसको हम लोग क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, हमारे कोई काम के नहीं है। लेकिन अगर मान लेते हैं आपने पूरी मेहनत करके H पॉजिटिव टोटल निकाला और ये वैल्यू आप लोगों की ग्रेटर देन नहीं, रुको 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 रुको, यहाँ पे मैंने साइन उल्टा कर दिया, यहाँ पे ग्रेटर का साइन और यहाँ लेस का साइन। अगर ये लेस देन 10 की पावर -6 आता है तो हम लोग वहाँ पे H पॉजिटिव की जो कंसंट्रेशन, जो वाटर की कंसंट्रेशन होती है, उससे जो H पॉजिटिव आयंस आपको मिल रहे हैं वो आपको कंसिडर करने पड़ते हैं। तो यानी कि कैलकुलेशन आपकी एक स्टेप और आगे पहुँच जाएगी, एक स्टेप और आगे पहुँच जाएगी। चलो ठीक है, देख लेते हैं उसके काम को करके चेक कर लेते हैं। तो कैसे करना है अभी यहाँ पे, बढ़ो आगे। अच्छा, पॉइंट नंबर 4 में आते हैं। पहले तो पॉइंट नंबर 4 और भी क्या क्या चीज़ें, वो सब बातचीत पहले कर लो अच्छे से, सारे नोट्स अपने रेडी कर लो और उसके बाद कूदो कैलकुलेशन वाले पार्ट में, ठीक है। जब तक नहीं आते हैं पूरे पार्ट तब तक बैठो शांति से। तो अब आगे बढ़ो। हाँ, पहली बात तो हम जो एसिड ले रहे हैं दोनों के दोनों क्या है आप लोगों के, मोनोप्रोटिक, मतलब ये अपने अंदर से सिर्फ एक H पॉजिटिव ही कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अच्छा, आगे मैं जो बात बोल रही थी उस पर हम लोग मानते हैं। मान लेते हैं कि आपकी जो 2 एसिड लिए थे ना, आपने एक एसिड नंबर 1 लिया था और आपने लिया था एक एसिड नंबर 2। मैं मानती हूँ दोनों ही एसिड कमजोर एसिड है, बट मान लेते हैं आपके एसिड नंबर 1 का, लेट अस इमेजिन, हम इमेजिन कर रहे हैं, हम कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। आपका जो एसिड नंबर 1 है उसका जो Ka का वैल्यू है वो बहुत 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 छोटा है एज कम्पेयर टू Ka2 के वैल्यू में, ठीक है। तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं, तो जो वैल्यू, ठीक है, बाप रे, जो वैल्यू आप लोगों की क्या है, बहुत बहुत छोटी है, देन दैट एसिड कंट्रीब्यूशन इज इग्नोर्ड। तब हम लोग उस पर्टिकुलर एसिड की जो कंट्रीब्यूशन होती है टूवर्ड H पॉजिटिव आयंस, ठीक है, उसको भी हम लोग क्या कर देते हैं, आप लोगों का इग्नोर कर देते हैं, कंप्लीटली इग्नोर कर देते हैं। कोई मतलब की नहीं है हमारे लिए वो चीज़। और ठीक है, अगर वो चीज़ हमारे लिए मतलब की ही नहीं है, जैसे मान लेते हैं आपने यहाँ पे एसिड नंबर 1 को इग्नोर कर दिया। अगर एसिड नंबर 1 और एसिड नंबर 2 को इग्नोर नहीं करते तो फॉर्मूला होता है ये वाला। अब अगर तुमने एसिड नंबर 1 को इग्नोर कर दिया मान लो, तो अब तुम्हारे पास जो फॉर्मूला होगा वो फॉर्मूले में सिर्फ एक ही अंदर स्पीशीज रहेगी, अंडर रूट ऑफ लेट्स से Ka2C2, बस खत्म, इतना सा काम था, ठीक है, बस डन हो गया। अब थोड़े से न्यूमेरिकल वाले पार्ट में बढ़ते हैं। देखो न्यूमेरिकल्स कुछ किस प्रकार से हैं। अब तुम लोगों को याद रखना, वाटर का इफेक्ट अगर मान लेते हैं तुम्हें कंसिडर करना पड़ गया, ठीक है, अगर तुम्हें वाटर का इफेक्ट कंसिडर करना पड़ गया तब तुम लोगों को थोड़ी सी अच्छी खासी क्या होती है, दिक्कत महसूस होती है, ठीक है, क्योंकि उस वक्त आपको वाटर को भी कंसिडर करना पड़ता है, वाटर को भी, मतलब वाटर जो आपको H पॉजिटिव दे रहा है आपको उसको भी लेना पड़ेगा। अच्छा, आप क्वेश्चन में आते हैं, आपके पास 0.1 मोलर एसिटिक एसिड है, यानी कि CH3COOH, और 0.2 मोलर फिनॉल है। जब तुम लोग आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि जो फिनॉल होता है ये भी आपका स्लाइटली एसिडिक होता है। आपको इस एसिटिक एसिड का Ka दिया है 2 × 10⁻⁵, जो कि आपको याद होना चाहिए, और यहाँ पे फिनॉल का आपको Ka दिया हुआ है 10⁻10। तुम्हें याद होगा जब हम लोगों ने ये पढ़ा था रिलेटिव स्ट्रेंथ या Ka के बारे में, तो आप लोगों का जो pKa है वो -log⁻Ka होता है। तो इस हिसाब से यहाँ पे Ka किसका है, इस पर्टिकुलर क्वांटिटी का कम है, यानी कि इसका pKa ज़्यादा होगा।
ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। दोनों ही वीक एसिड्स हैं। आपको ये बताना है कि अगर आपने इन दोनों को मिक्स कर दिया, ठीक है, तो मिक्स करने के बाद जो सोल्यूशन तैयार होगा उस सोल्यूशन का पीएच क्या है। कुछ भी झंझट नहीं करनी है यहाँ तो, सीधा फॉर्मूला H पॉजिटिव टोटल्स, खत्म। क्या होता है बताओ, अंडर रूट में क्या, Ka1 यानी कि 2 इंटू 10⁻⁻5 इंटू में C1 यानी कि 0.1 यानी कि 10⁻⁻1 प्लस 10⁻⁻10 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻1। खत्म हो रही है हमारी कहानी जल्दी जल्दी। तो कितना आ जाएगा यहाँ से, 2 इंटू 10⁻⁻6 और प्लस 2 इंटू 10⁻⁻11। अब क्या करें कैलकुलेशंस में आगे, तो पहले तो देख लेते हैं कहीं कोई एरर तो नहीं कर दी है मैंने। 0.2 आपको यहाँ पे मोलर दिया हुआ है और Ka की वैल्यू दी हुई है, ठीक है, डन। अच्छा, अब यहाँ से H पॉजिटिव टोटल आपने निकाल लिया, तो देखो क्या करोगे। अब 2 तो कॉमन निकाल ही सकते हो, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 तो कॉमन निकाल लिया। 10⁻⁻11 को कॉमन निकाल लो, तो 10 अगर -11 कॉमन निकाल लिए तो यहाँ क्या बचेगा, 10⁻5 बचेगा और यहाँ कितना आएगा, +1 आएगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपके पास, अंडर रूट में 2, यहाँ पे 10⁻11। अब तुम खुद सोचो 10⁵ यानी कि वो किसकी बात कर रहा है, आप लोगों के 1 लाख की बात कर रहा है। 1 लाख में 1 जोड़ोगे, क्या मतलब है, कोई मतलब है क्या 1 लाख में 1 जोड़ के। तो मैं एक काम करती हूँ, अपने दिमाग से इसको मैं इग्नोर कर रही हूँ। इतना छोटा छोटा काम ना आपको करना पड़ेगा। और यहाँ आ जाएगा 10 में कितना, 5। तो अगर मैंने कैलकुलेशन की तो ये वाली चीज़ मेरे हाथ में निकल के आएगी इतनी। ये मेरे पास H पॉजिटिव टोटल की मेरे पास वैल्यू निकल कर आ गई, खत्म। और अगर मेरे पास H पॉजिटिव टोटल की वैल्यू निकल कर आ गई है तो आप तुरंत चेक करो क्या इसे हम पानी के कंपेयर में इग्नोर कर सकते हैं क्या। तो साफ साफ दिख रहा है, बिल्कुल इग्नोर कर सकते हैं आप पानी के कंपेयर में, क्योंकि पानी के कंपेयर में तब इग्नोर किया जाता है जब वैल्यू 10⁻⁻6 से बड़ी हो, तो इग्नोर कर दो। और अब इसका पीएच अगर निकालना हो तो -log⁻10 ब्रैकेट में 1.414 इंटू में 10⁻⁻3। कैलकुलेशन तुम कर लेना, तुम्हारे लिए है, ठीक है, बराबर। तो तुम खुद सोचो, पानी को तो हमने वैसे ही इग्नोर किया, प्लस इसकी तरफ से जो कंट्रीब्यूशन होने वाला था उसको भी हम लोगों ने इग्नोर कर दिया। तो जान दो, अब क्या कर सकते हैं आप, फिनॉल इतना कमजोर एसिड है सो है, तो यानी कि यहाँ पे ज़्यादातर कंट्रीब्यूशन पीएच का एसिटिक एसिड की तरफ से आया है। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, आपको एक रिएक्शन दी हुई है, ये M है, ठीक है, और M फॉर समथिंग, और इसमें आपने ऐड किया है लेट अस इमेजिन H2O। तो आपके पास वहाँ पे नहीं, रुको, यहाँ पे M है, वहाँ पे रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे मेंटेन है, M है और M पॉजिटिव, और यहाँ पे आपके पास OH नेगेटिव, ठीक है। अच्छा, बढ़िया है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर हमको ये दिया हुआ है कि 0.01 मोलर एक्वस सोल्यूशन हैज़ अ पीएच इक्वल टू 10। मतलब जो भी सोल्यूशन है आपके पास, उस सोल्यूशन का आपको पीएच कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। अच्छा, ठीक है, ये बात समझ में आ रही है, ओके। और आपको ये दिया हुआ है कि जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन वो कितनी दी हुई है, 0.01 मोलर, ठीक है। और आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है Kb की वैल्यू। अच्छा, अब कैसे करेंगे, तो Kb पहले तो इस रिएक्शन का होगा क्या वो तुम लिख लो। तो इस रिएक्शन का जो Kb होगा वो कुछ इस प्रकार से आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव बराबर कंसंट्रेशन ऑफ M पॉजिटिव और कंसंट्रेशन ऑफ यहाँ पे कैपिटल M। अब मुझे एक बात बताओ, जब तुम इक्विलिब्रियम पे पहुंचोगे तो इक्विलिब्रियम पे पूरी दुनिया जानती है कि इसकी कंसंट्रेशन और इसकी कंसंट्रेशन सेम ही होगी। अगर इसकी कंसंट्रेशन को मैं x लेती हूँ, इसकी कंसंट्रेशन को मैं x लेती हूँ, तो यहाँ पे x² आ जाएगा, बराबर, हाँ। अच्छा, अपॉन में कैपिटल M, यानी कि इसकी कंसंट्रेशन जो कि क्वेश्चन में दी हुई है 0.01 यानी कि 10⁻⁻2, और ये Kb मुझे ढूंढना है। तो अगर मुझे इस x की वैल्यू मिल जाए, x यानी कि बेसिकली मान लेते हैं मुझे OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन मिल जाए, तो मेरा काम तो बन गया। अब मैं वो कैसे निकालूं, तो मुझे pH दिया हुआ है। अगर pH मेरा 10 है तो मेरा जो POH होगा वो कितना होगा, वो 4 होगा। अगर मैं यहाँ पे एंटी लॉग ले लूँ तो यहाँ से OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन कितनी आएगी, 10⁻⁻4 आ जाएगी, और उसका स्क्वायर करूंगी यानी कि 10⁻⁸ और ये 10⁻2 यानी कि यहाँ से Kb की वैल्यू आ गई 10⁻6। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको
चीज़ें हमेशा ऐसी ही दी जाएं बराबर कि ये प्लस ये, ठीक है। उसमें आपको कई बार ऐसा इंडिविजुअल एक वीक एसिड भी दे सकता है। वैसे तो ये मिक्सचर ऑफ वीक एसिड्स के कैटेगरी में डालना नहीं चाहिए था, बट फिर भी एक वीक एसिड दे दिया और उसके बाद उस वीक एसिड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन से आपसे न्यूमेरिकल दिया जा रहा है, ठीक है ना। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि एक सवाल और है, इसमें वीक एसिड्स 2 हैं आपके पास। एक स्टूडेंट है, ठीक है, और उसके पास 2 वीक एसिड्स हैं। एक एसिड है HA और दूसरा एसिड है HB। एसिड नंबर A की कंसंट्रेशन जो है वो 10 की पावर -1 है और इसकी भी 10 की पावर -1 है। जो एसिड नंबर A है इसका जो pH कैलकुलेट उस लड़के ने किया तो 4.32 आता है और यहाँ पे इसका pH लगभग इतना आता है, बराबर। अच्छा, अब वो तुमसे ये कह रहा है कि उसके पास में जो ये HA नामक एसिड है, इस HA नामक एसिड की जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, अब तुम तो जानते हो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किसकी वजह से होती है, आयंस की वजह से होती है। अब आयंस कहाँ से आएंगे, आयंस तो तभी आते हैं जब आप लोगों का एसिड डिसोशिएट होता है। तो इसका मतलब लड़का ये कहना चाह रहा है कि सिंस इलेक्ट्रिक अकॉर्डिंग टू दैट बॉय या अकॉर्डिंग टू दैट स्टूडेंट, वो लड़के के हिसाब से ये सिचुएशन होनी चाहिए। अब तुम्हें बताना है कि वेदर ही इज ट्रू, मतलब करेक्ट और नॉट करेक्ट, वेदर ही इज करेक्ट और नॉट, वेदर ही कहा गई हूँ मैं, ही और शी जो भी होगा, करेक्ट और नॉट, वो अब करेक्ट है कि नहीं है, ये आपका सवाल है। तो अब कैसे करेंगे, तो अब ऐसे में हम लोगों को निकालना पड़ेगा वैल्यू। तो देखो वैल्यूज कैसे निकाल पाते हैं आप। आपको देखो यहाँ पे pH दिया है, pH का मैं क्या करूँ। अगर मुझे pH की वैल्यू पहले वाले डेटा में 4.32 दी हुई है तो मैं ये कह सकती हूँ मेरे पास वहाँ से H पॉजिटिव की जो कंसंट्रेशन है वो आएगी 10 की पावर में -4.32। इस बात से तो एग्री करते हो। तो यानी कि मुझे ये पता चल जाएगा कि जो लड़के का पहला एसिड है HA, उस HA ने जब डिसोशिएशन किया तो डिसोशिएट होने के बाद उसने अपने अंदर से कितने H पॉजिटिव आयंस क्या किए हैं, क्रिएट किए हैं, हमें ये पता चल जाएगा, बराबर। उसने अपने अंदर से कितने H पॉजिटिव आयंस क्रिएट किए हैं हमको ये बात पता चल जाएगी। तो वो आप एंटी लॉग से निकाल लेना, बराबर, वो आप एंटी लॉग से कैलकुलेट कर लेना। तो pH क्या होता है, -log⁻10, तो -4.32 और वहाँ पे 10 की पावर में उसको चढ़ा दो। और वैसे ही अगर तुम लोगों के पास एक दूसरा भी है तो वहाँ पे आपको उसकी भी pH दी हुई है, कितनी, 3.15, है ना। और अगर तुम्हें कोई पूछेगा कि उस एसिड के अंदर से कितने H पॉजिटिव आयंस क्रिएट हुए तो तुम यहाँ पे एंटी लॉग उसका कैलकुलेट कर लो। और जब तुम वहाँ पे उसका एंटी लॉग कैलकुलेट करोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि किसके H पॉजिटिव ज़्यादा है। तो ऑब्वियसली जिसके H पॉजिटिव ज़्यादा होंगे, ठीक है, बराबर, आपको साफ साफ दिख जाएगा कि वो वाला एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब मेरे को खुद तुम एक बात बताओ, एक जनरल नॉलेज जीके फैक्ट मैं पूछ रही हूँ तुमसे, जीके फैक्ट मैं तुमसे पूछ रही हूँ, 10 की पावर -1 में और 10 की पावर -2 में कौन ज़्यादा बड़ा है। कोई भी बोलेगा मैडम ये बड़ा है, सिंपल है। तो वैसे ही अगर मैं तुमसे ये पूछूंगी कि अगर आपके पास 10 की पावर -4.32 दिया है और आपके पास 10 की पावर -3.15 दिया, कौन बड़ा है, तो तुम बोलोगे ऑब्वियसली ये बड़ा है। तो मैं एंटी लॉग कैलकुलेट ही नहीं कर रही हूँ, मेरे पास कोई कैलकुलेटर नहीं है, मेरे को एग्जाम हॉल में बस ये बताना है कि लड़का करेक्ट है कि नहीं। ऑप्शन कैसा आएगा, नो ही इज करेक्ट, नो ही इज इनकरेक्ट, कैन नॉट बी प्रिडिक्ट, इनसफिशिएंट इन्फॉर्मेशन, इस तरीके के ऑप्शंस रहेंगे। मेरे पास एंटी लॉग नहीं है, ना ही मेरे पास लॉग है, ना ही मेरे पास कैलकुलेटर, ना ही मेरे पास लॉग बुक है, तो मैं कैसे करूंगी, अटक जाऊंगी क्या। और ना ही आपको कोई वैल्यू दी हुई होगी फिर, तो ये दिमाग, कॉमन सेंस, तो ऑब्वियसली यही वैल्यू बड़ी आएगी। तो इससे साफ साफ पता चल रहा है कि HB जो हो रहा है, HB में मोर H पॉजिटिव आयंस है। अब क्योंकि उसमें मोर H पॉजिटिव आयंस है तो ऑब्वियस है कि उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होनी चाहिए थी, कंपैरेटिवली HA के कंपेयर में हाई होनी चाहिए। तो लड़का क्या कह रहा है कि नहीं, HA की ज़्यादा है। तो यानी कि लड़के का जो है प्रिडिक्शन या जो उसकी कंक्लूजन है वो क्या है, आप लोगों के गलत है। वो जो बोल रहा है ना, वो सारी चीज़ें वो गलत कह रहा है। समझ में आ रही बात, क्या वो कह रहा है, वो सारी चीज़ें क्या कह रहा है, गलत कह रहा है। डन। तो वीक एसिड्स के अपन किस तरीके से निकालते हैं pH, इस पे हम लोगों ने छोटी सी बात कर ली, ठीक है, छोटी सी बात, ज़्यादा नहीं की, छोटी सी बात हमने कर ली कि यहाँ से हमें अंदाजा हो गया कि अगर आपके पास
वीक एसिड के मिक्सचर्स आएंगे तो उनके साथ कैसे काम करना है। एक न्यूमेरिकल और देखते हैं जिसमें पानी के कंट्रीब्यूशन को आपको कंसिडर करना पड़ता है, बट उससे पहले आपके पास फॉर्मिक एसिड है। फॉर्मिक एसिड यानी कि वही तुम लोगों के क्या कहते हैं, चींटी वाला एसिड, ठीक है। ये क्या होता है फॉर्मूला, HCOOH। इसका आपको वॉल्यूम दिया हुआ है 200 ml और इसकी कंसंट्रेशन दी हुई है 4 × 10⁻⁻1 मोलर और इसका Ka है 5 × 10⁻⁻5 Ka की वैल्यू। इसको मिक्स किया गया है बाजू में रखे हुए एसिटिक एसिड के साथ CH3COOH। उसका वॉल्यूम भी आपको 200 ml दिया गया है, इक्वल वॉल्यूम में आप उसको मिक्स कर रहे हो। उसकी कंसंट्रेशन 1 मोलर है। तुम साफ साफ देखो कंसंट्रेशन में कितना बड़ा गैप है, ओके। और यहाँ पे इसके Ka की वैल्यू है 2 × 10⁻⁻5। आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, pH बताना है उस पर्टिकुलर सोल्यूशन का जो इनके मिक्सचर के बाद आपका बनके रेडी होगा, खत्म। तो कुछ मत करो, डायरेक्ट जो फॉर्मूला है उसको अप्लाई करो। अंडर रूट में क्या होता है, Ka1 × C1। Ka1 कितना है, 5 × 10⁻⁻5 इंटू कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन दी नहीं है कि दी हुई है, तो साफ साफ देखो जरा कंसंट्रेशन दी है कि नहीं दी है। तो यहाँ पे आपको कंसंट्रेशन कितनी दी हुई है, 4 मोलर के आसपास, बराबर। ये आपको कंसंट्रेशन दी हुई है। अच्छा चलो ठीक है। अब एक मिनट, एक मिनट बस और कुछ भी नहीं। तो तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे बस प्यार से सारी वैल्यूज़ को पुट करना है। जैसे ही तुम वैल्यूज़ को पुट करोगे तुम्हारे पास तुम्हारा आंसर निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तुम्हारे पास तुम्हारा आंसर निकल के रेडी हो गया। तो इस प्रकार से आपको क्या करना पड़ता है, वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी होती हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपको वैल्यूज़ क्या करनी पड़ती है, कैलकुलेट करनी होती है। किसका, आपके वीक एसिड्स का। तो वीक एसिड जिसको हम इतना कठिन समझते हैं, यूजुअली वो चीज़ें कठिन नहीं होती, ठीक है ना। वो आपका कठिन नहीं होता, वो इजी होता। अब मैं तुमको इसमें एक क्वेश्चन देती हूँ, उस क्वेश्चन में हम लोग ये वाला कर लेना, हाँ वो ऑब्वियसली कि उसमें हम लोग थोड़ा ज़्यादा डिटेल में बातचीत करेंगे। और एक क्वेश्चन और दूंगी होमवर्क में। देखो आपको ये बोला जा रहा है कि आपके पास एक एसिड है HOCl, उसकी कंसंट्रेशन दी हुई है 0.02 मोलर, और एक एसिड है आपके पास एसिटिक एसिड और उसकी कंसंट्रेशन आपके पास दी हुई है 0.2 मोलर। दोनों को मिक्स किया गया, दोनों के इक्वल वॉल्यूम है, ठीक है। अच्छा, इसका आपको Ka1 आपको दिया हुआ है 2 × 10⁻⁻4 और इसका दिया है 2 × 10⁻⁻5। आपको यहाँ पे ऑब्वियस है कि pH जो है आपके सोल्यूशन की, वो सब तो देखो कैलकुलेट करना ही है, ठीक है। pH रिजल्टिंग सोल्यूशन की वो कैलकुलेट करनी है, बट उसके अलावा सोल्यूशन में OH नेगेटिव की क्या कंसंट्रेशन है, OCl नेगेटिव की क्या कंसंट्रेशन है, CH3CO नेगेटिव की क्या कंसंट्रेशन है, ये सब भी कैलकुलेट करना है। तो अब इसे करेंगे कैसे, सबसे पहले तो pH के ऊपर कूद जाओ, पहले उठो और pH के पास जाओ। तो पहुँचे हम लोग pH के पास, बराबर। अब बात आती है pH के पास पहुँचने पे। अब जब हम pH के पास पहुँचे तो हम ये देखते हैं कि हमारा जो फॉर्मूला है H पॉजिटिव यहाँ पे आ गया, ये देखो अंडर रूट ऑफ जो भी तुम्हारा है वो लंबा चौड़ा Ka1 इंटू में C1 और प्लस Ka2 और इंटू में C2, डन। अब यहाँ पे तुम लोगों ने लिख दिया बड़े मजे से Ka1 की वैल्यू, यहाँ आ गई 2 × 10 की पावर में कितनी वैल्यू, -4, ये वैल्यू आ गई। अच्छा, अब एक बात का बहुत ही इंपॉर्टेंट तुमको ध्यान रखना है, वो ये कि जब आपको मैंने भी पहला क्वेश्चन करा के दिया था जिसमें आप एसिटिक एसिड और फिनॉल को मिक्स कर रहे थे, ठीक है, उसमें आप वहाँ पर उनको मिक्स नहीं कर रहे थे। क्वेश्चन की जब तुम स्टेटमेंट पढ़ोगे ना, मतलब आपके पास एक कंटेनर था, उस कंटेनर में पहले से वो लोग मौजूद थे, आपने अपने हाथों से मिक्स नहीं किया, वॉल्यूम पहले से उनका प्री डिसाइडेड था। अब लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन की जब तुम स्टेटमेंट पढ़ोगे तो तुम्हें ये पता चलेगा कि इस क्वेश्चन में आप क्या कर रहे हो, मिक्सिंग कर रहे हो, आप मिक्सिंग कर रहे हो, आप इन्हें क्या कर रहे हो, मिक्स कर रहे हो, मिक्सिंग इक्वल वॉल्यूम ऑफ, ठीक है। आप इन दोनों के जो भी वॉल्यूम होंगे, जितना भी आपके टीचर ने लिया होगा या जितना तुमने लिया होगा, उससे मतलब ही नहीं है, आप इनको मिक्स कर रहे हो, वो भी इक्वल वॉल्यूम में, आप इन्हें मिक्स कर रहे हो इक्वल वॉल्यूम में। तो जब भी ये मिक्सिंग ऑफ इक्वल वॉल्यूम वाला केस आता है तो जो आपकी कंसंट्रेशन होती है C1 या फिर जो भी आपकी कंसंट्रेशन होती है C2, उस C2 को या उस C2 कंसंट्रेशन C1 और C2 को हमको वापस से कैलकुलेट करना पड़ता है, ना कि ये वाली कंसंट्रेशन यूज करनी पड़ती है। क्यों मैडम, ऐसा क्यों?
क्योंकि हमको मिक्सिंग करने से पहले वाली कंसंट्रेशन नहीं चाहिए, हमें ये कंसंट्रेशन आफ्टर मिक्सिंग वाली चाहिए। हमें ये कंसंट्रेशन कहाँ की वाली चाहिए? आफ्टर मिक्सिंग वाली। यही वो एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिस पॉइंट पे स्टूडेंट्स का गलत होता है, वो वही वाली कंसंट्रेशन यूज कर लेते हैं जो पहले दी हुई थी। खत्म। जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में भी आपकी वही गलती होगी, आप क्या करोगे, डायरेक्ट यही वाली कंसंट्रेशन उठा के देख दोगे, आपको फिर वॉल्यूम का क्या मतलब है, वॉल्यूम का क्या नीड है। तो आप यहाँ पे देखो, आप दोनों को आफ्टर, पहले ही दोनों अलग अलग है, आप उन्हें मिक्स कर रहे हो। तो जब मिक्स करने के बाद आप जब यहाँ पे C1 C2 यूज करोगे तो आपको आफ्टर मिक्सिंग वाला कंसंट्रेशन चाहिए। तो ये आफ्टर मिक्सिंग वाली C1 में कैसे निकालूं? देखो, जब आपने उनको मिक्स किया, आपको क्वेश्चन वाले ने सिर्फ इतना बोल के रखा है इक्वल वॉल्यूम मिक्स कर रहा है, कितना ml है नहीं पता। तो मान लेते हैं कि जो आपके पास एसिटिक एसिड है, ये वाला एसिड है, ये मान लो आपके पास पहले x ml था, तो ऑब्वियस है कि इक्वल वॉल्यूम क्वेश्चन में बोला चल रहा है, तो ये भी x ml है। तो आफ्टर मिक्सिंग आपके पास जो टोटल वॉल्यूम हो जाएगा, वो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ x ml। अब इसके हिसाब से अगर मेरे को कंसंट्रेशन निकालनी है, तो कंसंट्रेशन क्या होती है बताओ? मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, बराबर। लेकिन अब तो टोटल वॉल्यूम का प्रयोग करेंगे। अब मुझे ये बताइए कि पहले आपको कंसंट्रेशन कितनी दी थी? 0.02 मोलर। पहले वॉल्यूम कितना दिया हुआ था? x। तो अगर कोई तुमसे पूछेगा कि आपके पास HOCl के मोल्स कितने, तो तुम बोलोगे कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय x, यही बोलोगे। मैं पूछूंगी यहाँ से तुम्हारे पास CH3COOH के मोल्स कितने, तुम बोलोगे कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय मोल्स, यानी कि x। तो अब एक बार बताओ, मोल्स तो फिक्स ही रहते हैं, बराबर, यानी कि 0.02 x डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम कितना है? 2x। तो इस हिसाब से आपके पास अब नई कंसंट्रेशन हुई 0.01। वैसे ही C2 के लिए मोल्स पहले कितने थे? अभी भी उतने ही रहेंगे, ठीक है। अब इसके पास नई वाली कंसंट्रेशन कितनी हो गई? 0.1। कई बार कैसा होता है, आपको बताया जाता है कि इक्वल वॉल्यूम दिख रहा है, तो कंसंट्रेशन को डिवाइड बाय 2 कर दो। बट क्यों करना है? क्यों? कल को मान लो इक्वल वॉल्यूम ना हो, एक 300 ml है और एक 500 ml है, तो क्या तब भी डिवाइड बाय 2 कर देंगे? नहीं, तब टोटल वॉल्यूम कितना होगा? 800 ml। तो यहाँ पे जो भी टोटल वॉल्यूम होगा उसको पुट करेंगे, ठीक है। और ऊपर न्यूमरेटर में क्या पुट करेंगे? जो इनिशियल कंसंट्रेशन दी थी, जो इनिशियल वॉल्यूम दिया था, उससे पहले मोल्स निकालेंगे और उसको पुट करेंगे, क्योंकि मोल्स तो चेंज नहीं हो रहे ना, आप तो सिर्फ डाइल्यूशन कर रहे हो, ठीक है। अगर आप मिक्स कर रहे हो दोनों को तो, लेकिन अगर सोल्यूशन की क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़कर अगर आपको अंदर से यानी फीलिंग आ रही है कि नहीं यार मिक्सिंग तो पहले ही हो चुकी है, हाँ मिक्सिंग मतलब मिक्स करने के बाद जो सोल्यूशन बनना, ऐसा वो बोल रहा है, तो आप फिर अपना ज़्यादा बेजमा खर्च नहीं करोगे। अब बताओ, अब अगर तुम्हें यहाँ पे H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कैलकुलेट करनी है या टोटल कितना है वो कैलकुलेट करना है, तो Ka1 की वैल्यू पुट की 2 × 10⁻⁻4, लेकिन कंसंट्रेशन 0.02 नहीं पुट करेंगे, कंसंट्रेशन पुट करेंगे 0.01। होप सो तुम्हें समझ में आया कि मैंने कंसंट्रेशन को क्यों चेंज किया। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन है तुम्हें मैंने दिया है करने के लिए, उसमें भी कंसंट्रेशन तुम चेंज कर लेना, ठीक है। कब कंसंट्रेशन चेंज करनी होती है? जब हम चीज़ों को मिक्स करते हैं, किया हुआ है पहले से मिक्स और उस चीज़ का सोल्यूशन का pH मांग रहे हैं तो चलता है, जो कंसंट्रेशन है उसी को यूज़ करो। बट अगर मिक्स कर रहे हो तो यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, मिक्स अगर कर रहे हो तो। एंड यही सेम लॉजिक तुम्हें वहां भी अप्लाई करना पड़ेगा जब तुम स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड को मिक्स करते हो, ठीक है। और जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड को मिक्स करते हैं तो लॉजिक अपने आप अप्लाई हो जाता है, तुम्हें याद आएगा V1 + V2 होता है डिनोमिनेटर में, राइट, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में बोल रहा है कि आप अभी मिक्स कर रहे हो तो वॉल्यूम चेंज होगा, टोटल वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में आपको न्यू कंसंट्रेशन कैलकुलेट करनी पड़ेगी। बट अगर मान लेते हैं मिक्स किया हुआ सोल्यूशन ऑलरेडी आपके कंटेनर में रखा हुआ है, अब डायरेक्ट आपको उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी कि ये कितना कितना है, तो फिर आपको उसके अकॉर्डिंग डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो, जैसे मैं पहला इलस्ट्रेशन करके दिखाया है। यहाँ पे आएगा 2 × 10⁻⁻5, इसकी कंसंट्रेशन हो गई है 0.1। तो ओवरऑल यहाँ से क्या क्रिएट हुआ? यहाँ से क्रिएट हुआ 10⁻⁻6 और यहाँ से भी वही सेम क्वांटिटी क्रिएट हुई। तो बेसिकली मेरे पास यहाँ से आ जाएगा 2 × 10⁻⁻3। ये मेरे पास H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन आ गई। अब तुम्हारे लिए मैं छोड़ रही हूँ ये काम, -log⁻10 2 × 10⁻⁻3 कैलकुलेट करना और pH निकालना, और इसका जब pH निकालोगे आंसर आएगा 2.69। इससे तुम्हारी सेल्फ एनालिसिस भी हो जाएगी कि क्या तुम्हें pH मतलब लॉग निकालना आता है कि नहीं आता है। अब आगे उसने क्या पूछा है तुमसे कि क्वेश्चन के अंदर में, रिएक्शन के अंदर में जितने भी OH नेगेटिव आयंस हैं सॉरी, उसकी वैल्यू कैलकुलेट करो कंसंट्रेशन
OCl नेगेटिव आयंस की क्रिएट करो और CH3CO नेगेटिव की क्रिएट करो। तो जब हमने आज की क्लास शुरू की थी तो उसी वक्त मैंने बता दिया था A नेगेटिव की कंसंट्रेशन, B नेगेटिव की कंसंट्रेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, बराबर है, याद आ रहा है। A नेगेटिव की कैसे करते हैं, B नेगेटिव की कैसे करते हैं। अच्छा, कोई ज़्यादा कठिन काम नहीं है। तो सबसे पहले तो तुम्हें इस क्वेश्चन में रिएक्शन लिख लो जैसे नॉर्मल करते आते हो। HOCl इक्विलिब्रियम में है, H पॉजिटिव और OCl नेगेटिव। HOCl की कंसंट्रेशन कितनी है, HOCl की कंसंट्रेशन कितनी है, 0.01 है, क्योंकि मिक्स कर दिया ना, ठीक है, मिक्स कर रहे हो ना, फिर उस वक्त इन दोनों की जीरो रही होगी। इक्विलिब्रियम आते आते 0.01 1 माइनस अल्फा। मुझे पता है कि ये चीज़ तुम्हें समझ में आ गई है। अब क्योंकि यहाँ दो लोगों के बारे में बात हो रही है तो अल्फा लिखना गलत होगा, अल्फा 1 और अल्फा 2 लिखते हैं। ये होगा 0.01 टाइम्स ऑफ अल्फा और ये भी होगा 0.01 टाइम्स ऑफ अल्फा। तो अगर किसी ने तुमसे OCl नेगेटिव की कंसंट्रेशन पूछी है तो बेसिकली वो तुमसे 0.01 टाइम्स ऑफ क्या पूछना चाह रहा है, अल्फा कितना होगा, वो तुमसे ये पूछना चाह रहा है। अब ये कैसे पता लगाओगे, अल्फा कहाँ से लाओगे, अल्फा तो इस क्वेश्चन में दिया नहीं है। सिमिलरली अगर आपको एसिटिक एसिड के रिस्पेक्ट में भी बात करनी है तो एसिटिक एसिड भी अपने इक्विलिब्रियम पे आएगा और इक्विलिब्रियम पे आने के बाद वो इस तरीके से टूट जाएगा। ठीक है, जब रिएक्शन शुरू हुई तो एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन कितनी थी, जब रिएक्शन शुरू हुई तो हमने एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन 0.1, इनकी 0.0, रिएक्शन के बाद 0.1 1 माइनस अल्फा, इसकी 0.1 टाइम्स ऑफ अल्फा 2, 0.1 टाइम्स ऑफ अल्फा 2। यानी कि अगर कोई तुमसे CH3COO नेगेटिव की कंसंट्रेशन पूछ रहा है यानी कि 0.1 टाइम्स ऑफ अल्फा 2 पूछ रहा है। अब अल्फा 1 और अल्फा 2 कैसे निकालेंगे, सबसे ज़रूरी चीज़ अल्फा 1 और अल्फा 2 हम कैसे निकालेंगे, तो ये हम लोगों के पास एक सबसे बड़ा टेंशन है। तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही सिंपल है। अगर आपको रिएक्शन 1 का अल्फा 1 निकालना है, अल्फा कैसे निकाला जाता है, खत्म बात, √K/C, इतना तो पता है ना अल्फा कैसे निकाला जाता है। हाँ, तो अल्फा के लिए आप सिंपली क्या कर दो, जो आपके पास Ka है, किसका Ka1, अच्छा, डिवाइडेड बाय आप क्या लेते हो उसको, C फॉर कंसंट्रेशन, किसकी कंसंट्रेशन, ऑब्वियसली उसमें जो आप लोगों के पास आया है एसिड HOCl उसकी नहीं, यहाँ पे जो आपके पास टोटल H पॉजिटिव टोटल आए हैं मैं उसकी बात कर रही हूँ, यहाँ से अल्फा 1 आ जाएगा। सिमिलरली अल्फा 2 निकालना है तो यहाँ से कितना आ जाएगा वीक एसिड के लिए, Ka2 अपॉन में H पॉजिटिव आपके पास जो है टोटल। अच्छा, एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बताती हूँ, जब हमने H पॉजिटिव टोटल निकाला तो देखो ये H पॉजिटिव टोटल हम लोगों का ग्रेटर आ रहा है 10⁻⁻⁶ से, यानी कि यहाँ पे वाटर को क्या किया गया है, इग्नोर किया गया है। ठीक है, अच्छा, तो अल्फा 1 कितना होगा, Ka1 2 × 10⁻⁴ दिया है और यहाँ पे H प्लस टोटल आया है 2 × 10⁻⁻3, तो अल्फा 1 की वैल्यू है 10⁻⁻1। अगर अल्फा 1 की वैल्यू 10⁻⁻1 है तो यहाँ से कंसंट्रेशन ऑफ OCl नेगेटिव कितना आएगा, 10⁻⁻3। ये आ गई मेरे पास कंसंट्रेशन ऑफ OCl नेगेटिव 10⁻⁻3, ये हो गया डन। सिमिलरली यहाँ से अल्फा 2 कितना होगा, 2, इसकी वैल्यू कितनी थी एसिटिक एसिड का 2 × ये, और यहाँ पे ये 2 × 10⁻⁻3, ये कितना आएगा 10⁻⁻2। यहाँ से किसी ने एसिटेट आयन की कंसंट्रेशन अगर पूछी तो वो कितना होगा 0.1 × अल्फा 2 यानी कि 10⁻⁻2, यानी कि ये भी कितना आएगा 10⁻⁻3। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गया, खत्म कहानी। अब हमें OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन पूछी है, OH नेगेटिव ना तो HOCl प्रोड्यूस कर रहा है ना तो OH नेगेटिव आप लोगों का क्या कहते हैं क्या नाम है उसका, एसिटिक एसिड प्रोड्यूस कर रहा है। फिर हम कैलकुलेट कैसे करें, सिंपल है, OH नेगेटिव को कैलकुलेट करने का दुनिया में सबसे बड़ा अस्त्र यही है, H पॉजिटिव मल्टीप्लाई बाय OH नेगेटिव और यहाँ पे क्या आप लोगों का व्हाट वी से KW। ठीक है, अब बताओ OH नेगेटिव आपको कैलकुलेट करना है, KW आपको पता है, अच्छा H पॉजिटिव पता है। अब यहाँ पे कल मुझे कॉपी चेकिंग के दौरान ब्रह्मा ने डाउट पूछा था कि मैम यहाँ पे H पॉजिटिव आप वाटर का यूज़ करोगे क्या, नहीं, यहाँ पे हम H पॉजिटिव यूज़ करेंगे टोटल वाला, क्योंकि वाटर को तो आपने इग्नोर कर दिया है ना, तो टोटल की वजह से वैल्यू कितनी आ रही है 2 × 10⁻⁻3। तो यहाँ से अगर कोई मुझसे पूछेगा OH नेगेटिव कितना आया, आई कैन सिंपली से दैट 5 × 10⁻⁻ कितना, 14 में से 13 गया 11, हाँ 12, 5 × 10⁻⁻12, खत्म।
इससे मुझे OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन मिल गई, ये भी मुझसे पूछा गया था, डन। अब मान लेते रिएक्शन के इसमें तुमसे ये पूछा जाए कि बताओ इक्विलिब्रियम पे आते आते आपके पास कितनी कंसंट्रेशन का HOCl बचा रिमेनिंग, ठीक है, कितनी कंसंट्रेशन का HOCl रिमेनिंग बचा, तो आप क्या बोलते हो, रिएक्शन के पास जाते हो, आप बोलते हो ये है 0.01 1 माइनस अल्फा। अब अल्फा की वैल्यू तो तुम्हें पता है, अल्फा 1 कितना आया था हम लोगों का, अल्फा 1 कितना आया था 10⁻⁻1। तो इस तरीके से आप उस पर्टिकुलर क्वांटिटी को भी कैलकुलेट कर सकते हो, डिपेंड की क्वेश्चन में पूछा क्या है। तो बस इसी तरीके से काम होता रहता है। तो एक क्वेश्चन तो मैं ऑलरेडी तुम्हें होमवर्क में दे चुकी हूँ, अब एक और क्वेश्चन मैं तुम्हें होमवर्क में दे रही हूँ, ये वाला करोगे। आंसर तुम्हारा मैच अगर नहीं होता है तो इन दैट केस तुम मुझे बताना, हम लोग उस पर फिर बातचीत करते हैं। तो अभी ये आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। देखो इस क्वेश्चन में बोल रहा है बाय मिक्सिंग। अच्छा, और अगर तुम्हें ये नहीं दिया है कि स्टार्टिंग में वॉल्यूम कितना मिक्स किया गया है, तो क्या वो स्टार्टिंग का वॉल्यूम नहीं देने से तुम्हें कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं, तुम इक्वल वॉल्यूम बोला है ना, तो एक को x मान लो, एक को y, दूसरे को भी x मान लो, खत्म बस। और इसीलिए हमें स्टार्टिंग का वॉल्यूम कितना दिया है नहीं दिया उससे कोई मतलब नहीं। हाँ, अगर डिफरेंट वॉल्यूम होता तो तुमको टेंशन की नीड पड़ती, ठीक है। तो गिवन दैट KaHOCl का कितना होता है, अभी ऊपर के क्वेश्चन में देखा था 2 × 10⁻⁴, और Ka आप लोगों का HA जो नामक एसिड दिया है उसका 2 × 10⁻⁵, ठीक है। अच्छा, और इसका मैं आंसर भी यहाँ लिख देती हूँ, इसका आंसर आता है 1.4। इसको तुम कैलकुलेट करोगे तो इस तरीके से तुम लोगों के पास जब 2 वीक एसिड्स को मिक्स किया तो क्या pH होगी ये आ गया। अब हम लोगों को बस कल एक आखिरी pH कैलकुलेट करने वाला टॉपिक पढ़ना है। अगर आपके पास डाइप्रोटिक या फिर अगर आपके पास पॉलीप्रोटिक एसिड्स होंगे तो ऐसे डाइप्रोटिक और ऐसे पॉलीप्रोटिक एसिड्स के pH किस तरीके से कैलकुलेट की जाती है वो हम लोगों को देखना है। अच्छा, अब इसमें एक इंसान को ये भी डाउट आएगा कि अच्छा मैडम आपने स्टार्टिंग में स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस को मिक्स करके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वाली टेक्निक से आपने pH निकाली थी रिजल्टिंग सोल्यूशन की, तो क्या ऐसा कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता कि जिसमें आपने एक स्ट्रॉन्ग बेस लिया है बट उसके साथ मिक्स किया एक वीक एसिड को? तो बिल्कुल वो कॉम्बिनेशन भी बन सकता है, उसमें क्या दिक्कत है, वो तो बनेगा ही बनेगा। लेकिन उस कॉम्बिनेशन के ऊपर जाने से पहले हम लोगों को कुछ और न्यूमेरिकल्स करने हैं, ठीक है, हम लोगों को और न्यूमेरिकल्स करने हैं। तो कल की जो क्लास रहेगी पहले तो वो पॉलीहाइड्रिक वाले पॉलीप्रोटिक एसिड्स या पॉलीप्रोटिक बेसिस की तरफ जाएगी, और उसके बाद कल की क्लास में हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। फिर फाइनली हम लोगों का जो ये pH वाला कहानी चल रही थी अभी तक, ये एंड में तो नहीं आएगी, मैं ये नहीं कह रही हूँ, बट ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगी। और कोशिश करूंगी कि कल की ही दिन एक और लंबा वीडियो डालकर जब आप स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ वीक बेस, वीक एसिड के साथ स्ट्रॉन्ग बेस मिक्स करते हो तो उन लोगों के pH आप कैसे कैलकुलेट करते हो वो भी चीज़ तुमको बता दी जाए, ठीक है, वो चीज़ भी तुमको बता दी जाए। वैसे वो सारी चीज़ें तुम लोगों को आगे आएंगी आगे, तो उसके लिए पहले हमें सॉल्ट पढ़ना पड़ेगा। तो फाइनली कल pH वाला लेक्चर हमारा खत्म हो जाना है, और उसके बाद फिर हम लोगों को घुसना है सॉल्ट वाले लेक्चर में, यानी कि हाइड्रोलिसिस। फिर वहाँ पे हम पढ़ेंगे 3 केसेस 4 केसेस कि अगर आपने स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस को मिक्स किया तो क्या होगा, ये वो, ठीक है। ये फिर सॉल्ट की दुनिया चलेगी, और उसके बाद जब सॉल्ट की दुनिया खत्म हो जाएगी तो फिर हम लोगों के पास और टॉपिक्स आ जाएंगे, दैट इज आपका सॉल्युबिलिटी, ठीक है, सॉल्युबिलिटी, राइट, बहुत लंबा चैप्टर है ये काफ़ी लंबा चैप्टर है। उसके बाद सॉल्युबिलिटी आ जाएगा, बफर सोल्यूशंस क्या होते हैं हमको वो पढ़ना रहेगा, ठीक है, बफर्स की कैलकुलेशन किस तरीके से की जाती है वो हम लोगों का पार्ट रहने वाला है, ठीक है। सॉल्युबिलिटी के अलग अलग न्यूमेरिकल्स रहेंगे वो हम लोगों को देखने हैं, और उसके बाद आपको ये एसिड बेस्ड टाइट्रेशन पढ़ना है आयनिक इक्विलिब्रियम का, फिर जाके चैप्टर समाप्त होता है, ठीक है। तो ये चैप्टर बेसिकली अभी 4 पार्ट में डिवाइडेड था, pH, उसके बाद हाइड्रोलिसिस, उसके बाद आपका क्या कहते हैं सॉल्युबिलिटी, 5 पार्ट सॉरी बफर, और बफर के बाद टाइट्रेशन। तो अभी हमारा कल की क्लास में एक पार्ट जाके खत्म होगा, फिर उसके बाद परसों की क्लास से हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, हाइड्रोलिसिस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो इसको अभी होमवर्क करते हैं, फिर होमवर्क कर लेना, इनकेस अगर आंसर मैच नहीं